हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द नेट वाला भैया यूट्यूब प्लेटफॉर्म। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टर्म्स जो है डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स, जैसे कि डेलीगेशन हो गया, डिसेंट्रलाइजेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिछले सेशन में मैंने कवर किया था ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, जिसमें मैंने बताया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपका फॉर्मल इनफॉर्मल होता है। उसके साथ ही हमें इन टर्म्स को भी कवर करना था जो कि डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन हो गया, जो मैंने बोला था नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स या बोल सकते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है एक साथ पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम डेलीगेशन डिसेंट्रलाइजेशन सबसे। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इससे रिलेटेड पीडीएफ नोट्स वगैरह चाहिए तो आप नेट वाला भैया के टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहां पे आपको पीडीएफ नोट्स को शेयर कर दिया जाएगा ताकि आप और अच्छे से अपने प्रिपरेशन को जारी रख सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले हम बात करेंगे डेलीगेशन, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वेरी फर्स्ट टर्म इज योर डेलीगेशन। अब होता क्या है, एग्जाम में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में। वो मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी की डिफरेंसेस से, ताकि वो आज की क्लास में आपको पूरे तरीके से क्लियर हो जाए कि डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन क्यों डिफरेंट है। तो सबसे पहले बात करें डेलीगेशन होता क्या है। सो डेलीगेशन इज कॉमनली डिफाइंड एज अ शिफ्टिंग ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं, पहले क्या हम देखते थे ना कि पहले सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें हम देखते थे कि जो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन थी वहां पे अथॉरिटी पूरी तरीके से मैनेजमेंट के पास होती थी, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन में ये आया कि जो अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं डेलीगेट कर दे रहे हैं हम अपने टू द लोअर लेवल को या सबऑर्डिनेट्स को। उसी तरीके से डेलीगेशन टर्म वहीं से निकल के आता है। डेलीगेशन क्या है आपका, यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिवाइड कर देते हो, कहीं ना कहीं अपने लोअर लेवल या सबऑर्डिनेट्स को दे देते हो, ताकि वो जो टास्क बर्डन है वो भी थोड़ा कम हो जाए। तो यहाँ पे बोलते हैं कि अ मैनेजर अलोन कैन नॉट परफॉर्म ऑल द टास्क। अब एक मैनेजर है, उस वो ओवरबर्डन कब हो जाएगा, जब उसे ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम अकेले करने हैं। अगर वो सबऑर्डिनेट्स को अपने टास्क को डिवाइड कर देगा, उन्हें डेलीगेट कर देगा, तो कहीं ना कहीं उसका वर्कलोड, वर्क बर्डन कम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो एक अच्छा प्रोडक्टिविटी निकल के आएगा ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब इन ऑर्डर टू मीट द टारगेट्स द मैनेजर शुड डेलीगेट द ऑथोरिटी। सेम चीज जो मैंने बोला कि अगर आप डेलीगेट कर दोगे तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन का इनहैंस हो जाएगा, आप और अच्छे से स्मूथली काम कर सकोगे, आप टारगेट की ओर ध्यान दे पाओगे, तो कहीं ना कहीं टारगेट अटेनमेंट होगा तो वो कहीं ना कहीं पॉजिटिवली हमारे ऑर्गेनाइजेशन को इम्पैक्ट करेगा। नेक्स्ट बात करें, डेलीगेशन ऑफ ऑथोरिटी मींस द डिवीजन ऑफ ऑथोरिटी एंड द पावर। सेम चीज बोला है जो मैंने बोला कि सबऑर्डिनेट्स या डाउनवर्ड लेवल के मैनेजर्स को आप ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हो, कहीं ना कहीं वो पावर आप उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। नेक्स्ट क्या है और इसमें क्या समझने जैसा है, डेलीगेशन इज अबाउट इंटरेस्टिंग समवन। सेम चीज बोल रहा है कि आप किसी अपने जॉब को परफॉर्म करने के लिए किसी अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर इतना ट्रस्ट कर रहे हो, तब उन्हें कहीं ना कहीं आप अथॉरिटी को डेलीगेट कर दे रहे हो, उन्हें वो अथॉरिटी दे रहे हो काम को करने के लिए। नेक्स्ट बात करें और क्या क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं डेलीगेशन में। सबसे द वेरी फर्स्ट इज योर ऑथोरिटी। ऑथोरिटी मींस मैम पावर, पावर जो टॉप लेवल के पास होता है। तो ऑथोरिटी कहीं ना कहीं हमारे वर्ड पावर से कोरिलेट करता है। यहाँ पे टॉप लेवल के पास जो पावर है वो कहीं ना कहीं डेलीगेट कर देते हैं। जैसे कि क्या और इसमें समझ सकते हैं हम और अच्छे से, द ऑथोरिटी कैन बी डिफाइंड एज द पावर एंड द राइट ऑफ अ पर्सन टू यूज एंड एलोकेट द रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू टेक द डिसीजंस। एक इंडिविजुअल के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन में जो इंडिविजुअल काम कर रहा है उसके पास जो पावर और अथॉरिटी है ऑर्गेनाइजेशन में रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को बनाने के लिए, डिफाइन करने के लिए, अटेनमेंट की गोल अटेनमेंट की तरफ काम करने के लिए, ये सारी चीजें जो अथॉरिटी और पावर एक टॉप लेवल के पास होती है वो कहीं ना कहीं गोल्स ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अथॉरिटी को अपने लोअर लेवल्स पे। नेक्स्ट है आपका ऑथोरिटी, और किस तरीके से समझ सकते हो, तो ऑथोरिटी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑथोरिटी आपका कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हायर लेवल जो होते हैं वो कहीं ना कहीं पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं लोअर लेवल को, तो वो कहीं ना कहीं आपका टॉप से बॉटम की ओर फ्लो होगा। इसीलिए इसे बोला जाता है कि ऑथोरिटी इज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम। So it explains that how a superior gets work done from his subordinates by clearly explaining and the expected
वो एक्सप्लेन कर दे रहे हैं जो काम को उन्हें करवाना है, उसे अच्छे से समझा के वो अपने सबऑर्डिनेट से अपना काम को करवाते हैं। सो ऑथोरिटी इज अकम्पनीड। अब ऑथोरिटी है तो वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा। ऐसा नहीं कि ऑथोरिटी मिल गया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिला तो आप काम को करोगे कैसे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी जहां पे आपको टास्क को असाइन किया जा रहा है आपको करने के लिए, वो कंप्लीशन के ऊपर आप ध्यान दोगे। तो कहीं ना कहीं ऑथोरिटी मिल रहा है तो उसके साथ साथ आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जा रही है काम को करने के लिए। वो पावर मिल रहा है तो आपको काम जो असाइन किया गया है उसे आपको करना है, और वो जो आपके पास ओबे करना है, जो आपको काम को करना है, वो कहीं ना कहीं आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन कर रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे देख लेंगे। आइए फिर बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने बोला कि कहीं ना कहीं जो आपको टास्क असाइन हुआ है वो कंप्लीट करना है आपको ऑन टाइम, वो कंप्लीशन जो आपको करना है वो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है यहाँ पे। सो इट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू कंप्लीट द टास्क असाइन टू हिम। जो मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को काम दे रहे हैं उन्हें कंप्लीट करके अपने मैनेजर्स को रिपोर्ट करना, दैट इज व्हाट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉल्ड। So a person who is given the responsibility should ensure that the accomplishment of the task assigned to him. If the task which he was held responsible was not completed, he should not give explanations or excuses. अब जो काम दिया गया है सबऑर्डिनेट्स को, अगर वो उस काम को नहीं कर रहे हैं तो ये नहीं है कि वो एक्सप्लेन करे या फिर एक्सक्यूजेस दे अपने सुपीरियर्स को, ये चीज नहीं होना चाहिए। उन्हें काम असाइन किया है, दैट मीन्स इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट दैट टास्क एंड गिव इट टू देयर सुपीरियर्स। अब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे मैंने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि ऑथोरिटी टॉप टू बॉटम जा रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका बॉटम टू अप जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोअर लेवल काम को कंप्लीट करके किसे रिपोर्ट कर रहे हैं, टॉप लेवल को, तो वो नीचे से ऊपर जा रहा है। इसीलिए बोला जाता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बॉटम टू अप फ्लो होता है, बॉटम टू टॉप फ्लो होता है। अब जो मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजर्स होंगे उनके पास सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा। ऑथोरिटी किसके पास सबसे ज्यादा होगी, टॉप लेवल के पास, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मिलेगी वो किसके पास ज्यादा होंगी, लोअर लेवल्स के पास, मिडिल लेवल्स के पास। तो ये कहीं ना कहीं हमें एक्सक्यूज मी, तो ये कहीं ना कहीं हमें डिफरेंशिएट बताता है, ये कहीं ना कहीं डिफरेंशिएट कर रहा है अथॉरिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी से। अब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं इसके। द वेरी फर्स्ट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू ह्यूमन बींग्स ओनली। अब ऐसा तो नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आप नॉन लिविंग थिंग्स को दे सकते हो, नो मैम बिल्कुल भी नहीं। तो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लिविंग बींग्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं, वही काम को करके देंगे। क्या आपको ये, अब जैसे मैं ये पढ़ा रही हूँ, क्या आपको ये पेन काम करके देगा, अब मैं इससे लिख रही हूँ तो ये काम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें लिविंग बींग्स इन्वॉल्वमेंट है। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिबिलिटी अराइजेस फ्रॉम सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं ये सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के रिलेशनशिप को भी डिफाइन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट, इन टर्म्स ऑफ द फंक्शंस और टारगेट्स और गोल रिस्पॉन्सिबिलिटी में बी डिफाइंड। अब एग्जाम्पल से थोड़ा समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या कैसे हम इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले बात करें, एक हार्बर ऑफिसर जो होता है उससे जो फंक्शंस परफॉर्म करना है, वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसे मिली है फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। वहीं अगर हम देखें एक नॉर्मल से वर्कर को अगर कोई टास्क असाइन किया जा रहा है जहां पे उसे 50 यूनिट्स डेली बनाने हैं, वो उसका टारगेट है, वहीं पे हार्बर ऑफिसर्स को जो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है जो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसमें यही चीज बोल रहा है कि दैट एज फार एज पॉसिबल रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ टारगेट। वो जो वर्कर्स को मिल रही है, जो टारगेट कंप्लीशन हम वर्कर्स को दे रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ला रहा है कि उन्हें काम को करके देना है। तो इसी तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं टारगेट से भी एसोसिएटेड है। नेक्स्ट बात करें, द एसेंस ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन। जो मैंने बोला, अब ऐसा नहीं है कि काम नहीं करो एक्सक्यूजेस दे दो अपने सुपीरियर्स को, ऐसा हो सकता है क्या? आप काम, अगर आप नहीं काम कर रहे तो क्या सुपीरियर्स के पास ये ऑथोरिटी पावर नहीं है कि वो आपको निकाल देंगे ऑर्गेनाइजेशन से? तो ये जो एक्सक्यूजेस है वो नहीं चलेगा, आपको काम मिला है आप काम करके दो। नेक्स्ट है इज एन एब्सोल्यूट एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये एग्जाम में ट्विस्ट करके भी आया है एक बार, शायद एक बार ये एग्जाम में आ चुका है ट्विस्ट करके, जिसका मतलब है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कभी भी डेलीगेट नहीं होता है। डेलीगेट क्या होता है आपका? ऑथोरिटी, पावर। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं किसी को डेलीगेट कर सकते हो, आपको जो काम मिला है वो आपको करके देना है। नेक्स्ट, द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अकाउंटेबल फॉर हिज परफॉर्मेंस। जो मैंने बोला
आप एक्सक्यूजेस बना के नहीं निकल सकते हो। अगर आपको काम मिला है तो उसके लिए कौन अकाउंटेबल होगा? वो जो काम कर रहा है। अगर मुझे वो काम मिला है तो मैं ही अकाउंटेबल होंगी कि उस काम को करके दूं, उसके लिए आंसरेबल रहूंगी। नेक्स्ट है आपका अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को आप इजी वर्ड में समझ सकते हो आंसरेबल से। यहाँ पे आप ही होगे जो आंसरेबल रहोगे अपने काम के लिए। आप ही रहोगे जो आंसरेबल रहोगे अपने काम को लेकर। अब अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता क्या, चलिए आइए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि पता चले हमें। इट मीन्स गिविंग एन एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएंस इन द एक्चुअल परफॉर्मेंस फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन सेट्स। अकाउंटेबिलिटी मीन्स कि जो आपको काम दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उसमें जो आप काम को नहीं कर पा रहे हो, उसके लिए कौन आंसरेबल होगा? आप आंसरेबल होगे। कोई जो आपको काम को दे रहा है वो आंसरेबल होगा। कहीं ना कहीं वो आपके पास एक ऑब्लिगेशन फॉर्म कर रहा है कि आपको वो नहीं करने पर आपको उसका आंसर रिमार्क करना होगा वहां पे कि क्यों ये काम नहीं हुआ। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड। सिमिलरली अकाउंटेबिलिटी को भी हम डेलीगेट नहीं कर सकते। आपको याद रखना है कि हमेशा ऑथोरिटी और पावर डेलीगेट होगा, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी और ना ही अकाउंटेबिलिटी। ये सारी चीजें डेलीगेट नहीं कर सकते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए इज गिवन अ टास्क विद द सफिशिएंट ऑथोरिटी, ए डेलीगेट कर देता है अपना काम किसको? बी को। अगर ए को कोई काम मिल रहा है ऑथोरिटी के साथ, वो अपने काम को बी को डेलीगेट कर रहा है, तो यहाँ पे आंसरेबल कौन होगा? क्या बी आंसरेबल होगा? नो मैम, ए आंसरेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि ए के पास वो अकाउंटेबिलिटी है, ए को वो ऑथोरिटी मिला है वो काम को करवाने के लिए। अगर वो बी नहीं कर पा रहा है तो उसको आंसर कौन करेगा? उसके बिहाफ में ए आंसर करेगा। नेक्स्ट है आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट इज मोस्ट अकाउंटेबल। जैसे कि मैंने बोला, अब जो टॉप लेवल है वही सबसे ज्यादा, उनके पास पावर और अथॉरिटी सबसे ज्यादा है, तो अकाउंटेबल भी कौन होंगे? टॉप लेवल होंगे। उन्हें ही आंसर करना होगा जो चीजें नहीं हो पा रही है उसके लिए। अकाउंटेबिलिटी इन शॉर्ट टर्म बीइंग आंसरेबल टू द एंड रिजल्ट, जो मैंने बताया अभी तक। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी एस्केप्ड, इट अराइजेस फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप इससे बच नहीं सकते हो अकाउंटेबिलिटी से। आप नहीं कर रहे हो, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है टास्क को करने के लिए, आप कंप्लीट नहीं कर रहे हो ऑन टाइम, तो वो कहीं ना कहीं आप ही आंसरेबल होगे इस चीज के लिए। आप उससे बच के निकल नहीं सकते हो। For achieving the delegation, a manager should work systems and has to perform the following steps. आप टास्क और ड्यूटीज को असाइन करो, उन्हें ऑथोरिटी दे दो, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को भी जनरेट कर दो। ये कहीं ना कहीं आपका एक प्रॉपर जो मैनेजर होता है वो सिस्टम के अंदर इस तरीके से काम करता है किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। सबसे पहले ड्यूटीज टास्क को असाइन करेगा, ऑथोरिटी को ग्रांट करेगा जिसे वो दे रहा है, उसके बाद अथॉरिटी ग्रांट करने के बाद वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी उस पर्सन के ऊपर आ जाती है। नेक्स्ट है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज द बेस ऑफ द सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट्स रिलेशनशिप। अब कैसे कैसे हो सकता है? जो मैंने बोला असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, आप अथॉरिटी ग्रांट कर दो लोगों को। अथॉरिटी नहीं दोगे, अगर आप सिर्फ टास्क को असाइन कर दे रहे हो, आप अथॉरिटी नहीं दे रहे हो उस इंडिविजुअल को, तो हो सकता है कि वो काम उतने अच्छे से हो ना पाए। उससे भी, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का आपको थोड़ा सा पावर देना होगा। अगर आप वो पूरे तरीके से अपने पास रख रहे हो और एक सेंट्रलाइज्ड वे में काम कर रहे हो, तो हो सकता है जो सबऑर्डिनेट्स है वो उतने ज्यादा मोटिवेटेड फील ना करे। नेक्स्ट है क्रिएटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। जो मैंने सेम चीज बोला कि आपको कहीं ना कहीं वो अगर अथॉरिटी आ रहा है तो उसके साथ साथ आपके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और आंसरेबिलिटी, दैट मीन्स अकाउंटेबिलिटी भी साथ में ही आ जा रहा है। और इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। दैट इज देयर फॉर एवरी मैनेजर एंड डेलीगेटर हैज टू फॉलो द सिस्टम टू फिनिश अप द डेलीगेशन प्रोसेस। इसी तरीके से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। आप एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सेंट्रलाइज्ड वे में भी नहीं चल सकते हो, डिसेंट्रलाइज्ड वे में भी नहीं चल सकते हो। ये मैं आगे बताती हूँ कि किस तरीके से इसे और हम डिफाइन कर सकते हैं चीजों को। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिफरेंशिएट बताया है जिससे आपको अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी थोड़ा क्लियर हो जाए। अथॉरिटी मीन्स कि इट मीन्स द राइट टू टेक द डिसीजंस इन कमांड सबऑर्डिनेट्स। अब अथॉरिटी का मतलब होता है कि वो पावर है आपके पास डिसीजंस लेने का, अपने सबऑर्डिनेट्स को कमांड करने का, उन्हें कंट्रोल करने का। वहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऑब्लिगेशन आ जाती है हमारे सबऑर्डिनेट्स के ऊपर उस टास्क को कंप्लीट करने का। अकाउंटेबिलिटी वो आंसरेबिलिटी आ जाती है हमारे सबऑर्डिनेट्स, मतलब हमारे टॉप लेवल के ऊपर, कि वो अगर सबऑर्डिनेट्स काम नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए कौन आंसरेबल है? वो टॉप लेवल मैनेजर्स आंसरेबल होंगे। अब ये जो अथॉरिटी है वो कहां से निकल के आया? स्केलर चेन, हमने पढ़ा था ना
स्केलर चेन में एक हायरार्की फॉलो होती है, उसी तरीके से ऑथोरिटी जो है वो सेम सिमिलरली उसी वे में फ्लो होगी, टॉप टू बॉटम जाएगी। डेलीगेटेड ऑथोरिटी, अब रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ से आती है, ऑथोरिटी आ रही है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ रही है साथ में, तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेटेड या फिर एसोसिएटेड होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी से आएगा अकाउंटेबिलिटी, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है तो आपको अकाउंटेबिलिटी भी साथ साथ मिल गया है, आप ही आंसरेबल हो गए उस चीज के लिए। जो मैंने बताया कि ऑथोरिटी आपका टॉप टू बॉटम जाएगा, इसीलिए से हम डाउनवर्ड फ्लो बोलते हैं, ऊपर से नीचे जा रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अपवर्ड फ्लो होगा क्योंकि ये बॉटम टू अप जा रहा है। अब जो आपका अकाउंटेबिलिटी होगा ये भी अपवर्ड फ्लो होगा। अपवर्ड फ्लो क्योंकि आप जिसे काम असाइन कर रहे हो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, वो आंसरेबल होगा किसको, टॉप लेवल्स को। नेक्स्ट, इट कैन बी डेलीगेटेड, ऑथोरिटी को डेलीगेट कर सकते हैं, किसे डेलीगेट नहीं कर सकते हम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकते हैं। और अच्छे से आप समझ सकते हो इस डिफरेंशिएशन से, अगर आपको और पढ़ना है इसमें तो। अब बात करते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज योर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या हुआ, जैसे मैंने बताया पहले अगर ऑर्गेनाइजेशन को देखें ना तो बहुत सेंट्रलाइज्ड वे में चलती थी, मतलब जितना भी पावर और अथॉरिटी है वो कहीं ना कहीं सिर्फ टॉप लेवल के पास, मैनेजर्स के पास होते थे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन के आने से ये हुआ कि वो जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्स, वो कहीं ना कहीं अथॉरिटी जो है वो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारे लोअर लेवल्स मैनेजर्स को। अब एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या सिर्फ सेंट्रलाइज्ड होके काम हो सकता है, नो मैम। डिसेंट्रलाइज्ड होके क्या अच्छे से काम हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फंक्शन कर सकती है, नो मैम। तो क्या करें हम, इसका बैलेंस लेके हमें चलना होगा। जहां पे सेंट्रलाइज्ड है चीजें वहां पे डिसेंट्रलाइज्ड भी होनी चाहिए चीजें, दोनों इक्वली होना चाहिए, दोनों बैलेंस्ड होना चाहिए अपने आप में ऑर्गेनाइजेशन में, तभी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ फंक्शनिंग कर पाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव्स या गोल अटेनमेंट और अच्छे से हो पाएगा। तो आइए पढ़ते हैं कि सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन क्या है। सेंट्रलाइजेशन इज सेड टू बी द प्रोसेस वेयर द कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन इज इन द फ्यू हैंड्स, बोल सकते हैं मोस्टली द टॉप लेवल के पास वो चीज होती है। एलन ने डिफाइन किया है सेंट्रलाइजेशन को, आप इसके डेफिनेशन को देख सकते हैं। सेंट्रलाइजेशन इज द सिस्टमैटिक एंड कंसिस्टेंट रिजर्वेशन ऑफ ऑथोरिटी एट द सेंट्रल पॉइंट। सेंट्रल पॉइंट बोलने का कहने का क्या मतलब है, टॉप लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन, एंड द इम्प्लीकेशन ऑफ द सेंट्रलाइजेशन कैन बी, इन्होंने बोला कि जो सेंट्रलाइजेशन है हमारा वो कहीं ना कहीं एक सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट बोल सकते हैं रिजर्वेशन है, किस चीज का, ऑथोरिटी का, किसके पास, टॉप लेवल के पास, जिन्हें हम सेंट्रल पॉइंट भी बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। टॉप लेवल के पास रिजर्वेशन होगा डिसीजन मेकिंग का, बिल्कुल सही। उसके बाद रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेटिंग ऑथोरिटी विद द लोअर लेवल, जो कि मिडिल लेवल हो गए। रिजर्वेशन ऑफ ऑपरेशंस एट द डायरेक्शंस एट द टॉप लेवल्स। ये कुछ चीजें हैं जो एलन ने बोला, जिसमें उन्होंने बताया कि सेंट्रलाइजेशन किस किस वे में परफॉर्म कर सकती है। अब सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन किस किस तरीके से हम देख सकते हैं। अंडर सेंट्रलाइजेशन द इंपॉर्टेंट एंड द की डिसीजंस आर टेकन बाय द टॉप लेवल, वही चीज जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, टॉप लेवल के पास वो अथॉरिटी और पावर आती है सेंट्रलाइज में, वो अपने अथॉरिटी और पावर्स को डेलीगेट नहीं करता है लोअर लेवल्स के पास या सबऑर्डिनेट्स के पास। एग्जाम्पल से समझते हैं आइए। In a business concern, the father and son being the owner and decided upon the important matters, and the rest functions like product finance carried out by the departmental heads, and they have to act per institutions in order to two people. अब इसमें कहीं ना कहीं in this case the decision making power remains in the hands of father and son. अब एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, एक फादर और सन ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है इन कॉम्बाइन। अब उसमें जो भी डिसीजंस लेना है रिगार्डिंग व्हाट, जितने भी डिपार्टमेंट्स है वहां, फाइनेंस हो गए, मार्केटिंग, पर्सनल मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट्स हो गए, आपके जो भी डिपार्टमेंट्स है उनके ऊपर हैव टू एक्ट पर इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स ऑफ टू पीपल। वो जो भी डिपार्टमेंट्स उस कंपनी में रन करेंगी, जो भी डिसीजंस होंगे वो किसके इन्वॉल्वमेंट्स होंगे, ये फादर और सन, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी होंगे उस ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या बिजनेस जो स्टार्ट किया है उन्होंने। एडवांटेजेस, अब सेंट्रलाइज्ड का क्या सिर्फ डिसएडवांटेजेस है, नहीं, एडवांटेजेस भी हैं। कैसे, अब सबसे पहले देखते हैं, क्लियर स्ट्रक्चर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर किसके पास है, वो अथॉरिटी किसके पास है, टॉप लेवल के पास, तो वो क्लियरली डिफाइंड होगा ना। ऐसा तो डेलीगेट हो जाएगा तो हो सकता है वो चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाए वहां पे। नेक्स्ट है प्रॉम्प्ट डिसीजंस। अब ये ना डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, टाइम कम कंज्यूम करेगा, क्योंकि डिसीजन मेकिंग का ऑथोरिटी या पावर सिर्फ एक हैंड में है, जो कि है आपके टॉप लेवल मैनेजर्स। इट रिक्वायर्स लेस कैपिटल, क्यों, क्योंकि एक ही के पास वो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी है।
स्मॉल बिजनेस के लिए सही है, लार्ज बिजनेस के लिए नहीं। अब एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है सपोज, उसमें आप सेंट्रलाइज्ड वे में चल रहे हो, सिर्फ पावर अथॉरिटी आपके पास है, काम को बार बार करने के लिए सबॉर्डिनेट्स को आपके पास आना पड़ रहा है, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जा रहा है, वो रिसोर्सेज भी ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि ऐसे आप देखें तो यहाँ पे सुटेबल फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन है दैट इज फाइन, क्योंकि यहाँ पे लोग कम होंगे तो कहीं ना कहीं पावर अथॉरिटी जो एक के पास रहेगा दैट विल बी फाइन। लेकिन अगर वही बड़े ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक के पास रहे, हर बार काम उससे टॉप लेवल से पूछ पूछ कर करना पड़े, तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बोल सकते हैं हेक्टिक हो जाएगा हमारे सबॉर्डिनेट्स के लिए, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इट हेल्प्स टू मेंटेन अ बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल। अब टॉप लेवल के पास वो अथॉरिटी है, वो उन्हें पावर दिया गया है, तो कहीं ना कहीं जो उनके पास ही पूरा डिसीजन मेकिंग का वो पावर है, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल और मॉनिटरिंग जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे से हो पाएगी वहां पे। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है बिग फर्म्स में, आप एक के ऊपर सिर्फ वो बर्डन नहीं डाल सकते हो, वर्कलोड बढ़ा देगा वो मैनेजर्स का। स्पेशलाइजेशन में लैक होगा, क्यों लैक होगा यहाँ पे स्पेशलाइजेशन में, क्योंकि यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड है, वो सिर्फ एक को ही मिला हुआ है। अब हो सकता है वो सारी चीजों में अच्छा नहीं, लेकिन वो अथॉरिटी सिर्फ उसके पास है, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को स्पेशलाइज्ड लोगों के पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन मेकिंग नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अच्छी चीज नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। एम्प्लॉयज के पास वो मोटिवेटेड फील नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें वो रिकॉग्निशन, उन्हें वो डिसीजन मेकिंग का पावर या अथॉरिटी नहीं मिला हुआ है, तो कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उतने मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, तो वो उनके मोराल को भी डाउन कर सकता है। नेक्स्ट बात करें डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है? इट इज द सिस्टमैटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन ऑल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। डिसेंट्रलाइजेशन कहने का मतलब है कि जहां पे आपने अपने अथॉरिटी को, अपने पावर को क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोअर लेवल्स में, अपने सबऑर्डिनेट्स के बीच में जहां पे आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसे डिसेंट्रलाइज्ड बोलते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन हमें बिगर ऑर्गेनाइजेशंस में देखने को मिलते हैं। According to Allen, decentralization refers to the systematic effort to delegate to the lowest level, जो मैंने बोला, except that which can be controlled and exercised at the, आप डेलीगेट तो कर रहे हो, उन्हें दे तो रहे हो पावर एंड अथॉरिटी लोअर लेवल को, लेकिन आप ऐसा नहीं कि सारा अथॉरिटी और पावर उन्हें दे रहे हो। आप क्या नहीं दे रहे हो, वो जो सिर्फ एक टॉप लेवल ही कर सकता है कंट्रोल, वो सिर्फ एक टॉप लेवल के पास रह जाएगा। ऐसा नहीं कि पूरा पावर एंड अथॉरिटी लोअर लेवल्स के पास आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करें और क्या क्या, डिसेंट्रलाइजेशन का एक वाइडर स्कोप हो सकता है, सबके पास वो बोल सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग का अथॉरिटी है सबके पास, तो वो कहीं ना कहीं एक वाइडर स्कोप ला रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। अब ऑन द अदर हैंड इन डेलीगेशंस द मैनेजर्स रिमेन आंसरेबल इवन द एक्ट ऑफ द सबऑर्डिनेट्स टू देयर सुपीरियर्स। हमने पढ़ा था रिस्पॉन्सिबिलिटी में कौन आंसरेबल होगा, जिन्हें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। जैसे सबऑर्डिनेट्स को अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी या टास्क असाइन हुआ है, उन्हें काम करना है, तो वो आंसरेबल कौन होंगे, हमारे सबऑर्डिनेट्स आंसरेबल होंगे। लेकिन यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में जो टास्क डेलीगेट कर रहे हैं हम अपने लोअर लेवल को, अपने सबऑर्डिनेट्स को, तो क्या उसके लिए सबऑर्डिनेट्स आंसरेबल होंगे? नो मैम, उसके लिए कहीं ना कहीं जो टॉप लेवल्स हैं वही आंसरेबल होंगे अपने सबऑर्डिनेट्स के फेलियर को भी लेकर, उनके काम को भी लेकर। अब आइए बात करते हैं डिसेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। द वेरी फर्स्ट एडवांटेज इज योर लेस बर्डन टू द हायर लेवल। डेलीगेट कर दे रहे हैं, बर्डन कम हो जा रहा है, वर्कलोड कम हो जा रहा है, वो उन्हें कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे दे रहे हैं। स्पेशलाइजेशन का स्कोप है, आप जो बेहतर है उनसे वो काम करवा रहे हो डेलीगेट करके। सुटेबल फॉर द लार्जर फर्म्स, जो मैंने बोला, मेकिंग बेटर डिसीजन, अच्छा डिसीजन निकल के आएगा, सब लोग यहाँ पे प्रॉपरली डिसीजन एनालिसिस कर पाएंगे। यहाँ पे बेटर सुपरविजन एंड कंट्रोल्स, रिक्वायर ह्यूज कैपिटल, क्योंकि यहाँ पे आप कहीं ना कहीं डिसीजंस को डेलीगेट कर दे रहे हो सबको, वो पावर डेलीगेट हो जा रहा है। स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा नहीं है ये। चांसेस ऑफ कन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग, सबके पास अथॉरिटी आ गया, सबको आपने पावर दे रखा है, तो कहीं ना कहीं वहां पे चैलेंजेस भी फेस करने को मिलेंगे ऑर्गेनाइजेशंस को। डिफिकल्ट टू मेंटेन अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन हो सकता है उतना प्रॉपर ना हो यहाँ पे एज कंपेयर टू द सेंट्रलाइजेशन, क्योंकि वहां पे एक फ्लो में चीजें जा रही है, यहाँ पे हो सकता है मल्टीपल फ्लोज हो जाएंगे यहाँ पे, तो जिसके कारण कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इमेज से समझते हैं, आइए यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड में आप देख रहे हो, ये हेड के अंदर सारे सबऑर्डिनेट्स हैं, यहाँ पे सबको यही कंट्रोल कर रहा है यहाँ पे। लेकिन
डिसेंट्रलाइजेशन में ये हेड है, इसने इसको टास्क असाइन कर दिया, इसने इसको टास्क असाइन कर दिया, इन तीन को। इसी तरीके से यहाँ पे डेलीगेट हो जा रहा है, इसे काम मिल रहा है, इसने इसे डेलीगेट कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को चली जा रही है। अब आइए सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, जो मैंने बता दिया, ये यहाँ पे कुछ फैक्टर्स दिए हुए हैं, चलिए आइए इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। सेंट्रलाइजेशन इज मोर एप्रोप्रिएट इन स्टेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस। एक स्टेबल कंडीशन होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें रन कर रही है, एक स्टेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन के लिए। इफ द इन्वायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स एंड अनसर्टेन, द ऑर्गेनाइजेशंस रिक्वायर अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर वहाँ पे इन्वायरमेंट ही सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो वहाँ पे चीजें आप डिसेंट्रलाइज कर दो, वहाँ पे डेलीगेट कर दो ऑर्गेनाइजेशंस सबऑर्डिनेट्स को। इसी तरीके से इसमें और भी की डिफरेंसेस है, आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, वो मैं लिख के बता देती हूँ आपको। थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, आइए सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशंस के बीच में। डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन, इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम में, जब इससे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो डेलीगेशन, सबसे पहले डिसेंट्रलाइजेशन में हम ऑथोरिटीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो वो सबऑर्डिनेट ऑथोरिटी जस्ट होल्ड ऑन, वो कहीं ना कहीं आपका ऑथोरिटी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, या बोल सकते हैं डिसेंट्रलाइज्ड हो जाता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, मतलब हायर लेवल से बोल सकते हैं हायर टू लोअर। ठीक है, वहीं डेलीगेशन में क्या होता है हमारा, डेलीगेशन में ये होता है कि जो टॉप मैनेजमेंट होते हैं उनके पास ज्यादा पावर होता है। यहाँ डिसेंट्रलाइजेशन में हमारे जो टॉप मैनेजमेंट है उनके पास सबसे ज्यादा पावर और अथॉरिटी रहेगा एज कंपेयर टू द लोअर लेवल्स और सबऑर्डिनेट्स से। वहीं यहाँ पे डेलीगेशन में देखें तो यहाँ पे जो अथॉरिटी और पावर होता है हमारा, वो हम डिस्ट्रीब्यूट तो करते हैं इक्वली अपने लोअर लेवल्स पे। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा केस नहीं है कि यहाँ पे ऑथोरिटी बहुत ज्यादा रहेंगी टॉप लेवल्स के साथ, यहाँ पे इक्वली कहीं ना कहीं बैलेंस्ड वे में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं लोअर लेवल्स के पास। दूसरा क्या देख सकते हैं हम, अब यहाँ पे जो फ्रीडम है, फ्रीडम सबसे ज्यादा किसे मिलेंगे, यहाँ पे ऑब्वियसली अगर ऑथोरिटी सबसे ज्यादा है हमारे टॉप लेवल के पास, तो यहाँ पे फ्रीडम जो है वो थोड़ा कम हो जाएंगे, किसके लिए, सबऑर्डिनेट्स के लिए। फ्रीडम विल बी लेसन, लेकिन यहाँ पे फ्रीडम कहीं ना कहीं और बोल सकते हैं कि जो डिसीजन मेकिंग ऑथोरिटी होगा हमारा, वो कहीं ना कहीं विल बी ग्रांटेड मोर टू द लोअर लेवल। मोर टू द लोअर लेवल। ठीक है,
थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या देख सकते हैं, थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये देख सकते हैं कि फ्रीडम तो यहाँ पे कम मिल रहा है। थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू हम स्कोप देख सकते हैं। अब स्कोप बोले तो मैम यहाँ पे अगर ऑथोरिटी सबसे ज्यादा टॉप लेवल के पास है तो स्कोप कैसा होगा, यहाँ पे नैरो स्कोप होना चाहिए। अगर यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का ऑथोरिटी लोअर लेवल्स को भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ पे वाइडर स्कोप हमारा देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग का जो राइट्स है वो नीचे भी फ्लो हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें और क्या हो सकता है, यहाँ पे एम्स क्या बात कर रहा है, तो यहाँ पे एम क्या होगा, डिसेंट्रलाइजेशन का एम होगा हमारा यहाँ पे वर्कलोड को कम करना है, सुपीरियर्स के। वहीं हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे वर्कलोड जो है हमारा, यहाँ पे या बोल सकते हैं सबॉर्डिनेट्स के मोराल को इंक्रीज करना है, सबॉर्डिनेट्स मोराल विल बी इंक्रीज्ड इन दिस, क्योंकि उन्हें हम वो रिकॉग्निशन दे रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग पावर दे रहे हैं, इंक्रीज्ड हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट और क्या पॉइंट्स हो सकता है इसमें, ये क्या हमारा डिसेंट्रलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है ऑर्गेनाइजेशन में, ये थोड़ा सा आप चेंज करके देख लेना, क्योंकि क्या होगा ना, डेलीगेशन में ही तो हम अपने पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना इक्वली, डिसेंट्रलाइजेशन में तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ ऑथोरिटी दे रहे हैं उन्हें, वो अकाउंटेबिलिटी तो दे ही नहीं रहे हैं हम उन्हें। नेक्स्ट बात करते हैं हम और क्या क्या इसमें पॉइंट ऑफ व्यू हम ऐड कर सकते हैं अपना डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन में हमें क्या होगा कि कंपनी, अब यहाँ पे क्या होगा, ऑथोरिटी इज एलोकेटेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, एक ना सिस्टमैटिक मैनर में हम एलोकेट करते हैं अपने ऑथोरिटी को। एलोकेशन ऑफ ऑथोरिटी। अब यहाँ पे हम देखें डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है, हाईएस्ट लेवल, हायर लेवल, हायर लेवल जो होते हैं, हायर लेवल विल रिटेन द मोर पावर, मोर पावर। तो ये कुछ की डिफरेंसेस है जो आपको याद रखना है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में, ताकि आप आगे कंफ्यूज ना हो यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे क्या बोल रहा है, ये भी थोड़ा सा इसका आ गया है, जैसे ये डेलीगेशन का पार्ट है हमारा, यहाँ मैंने उल्टा लिख दिया है थोड़ा सा, आप इसे देख लेना, ये डेलीगेशन का पार्ट है हमारा और ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का पार्ट है। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन में, डेलीगेशन में हमारा क्या होगा, वाइडर स्कोप होगा, वाइडर स्कोप हमें डेलीगेशन में देखने को मिलता है एंड नैरो स्कोप हमें डिसेंट्रलाइजेशन में देखने को मिलता है। ठीक है,
इस तरीके से कुछ की डिफरेंसेस है जो आपको समझना है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में। डेलीगेशन में क्या होता है, ऑथोरिटी टॉप टू बॉटम फ्लो हो जाता है। डेलीगेशन में हमारा ऑथोरिटी और जो पावर है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, किसको, लोअर एंड मिडिल लेवल मैनेजर्स को। वही डिसेंट्रलाइजेशन में जो ऑथोरिटी है वो टॉप टू बॉटम चला जाता है, नीचे चला जाता है। ऑथोरिटी सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन में तुम्हारा ऑथोरिटी आपका सबसे ज्यादा टॉप लेवल के पास रहेगा, जबकि डेलीगेशन में वही चीज क्या होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, जिसके कारण रिकॉग्निशंस मिलते हैं, एम्प्लॉयज का भी मोरल बूस्टअप होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। वहीं हम इसका देखिए डिसेंट्रलाइजेशन में हमारे पास क्या होता है, एक नैरो स्कोप होता है, क्योंकि मैम सबसे ज्यादा पावर तो रिटेन कर लेता है टॉप लेवल। वहीं डेलीगेशन में हमारा कहीं ना कहीं वाइडर स्कोप होता है, क्योंकि पावर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज ज्यादा होते हैं वहां पे। तो इस सिस्टमैटिक वे में चलता है हमारा डेलीगेशन, जबकि जो डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो कहीं ना कहीं पावर हमारे टॉप लेवल के पास सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये थे की डिफरेंसेस, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपस में, किस तरीके से एसोसिएटेड है, ये मैंने अभी इस क्लास में आपको समझाया है। आप इसको और ज्यादा अपने एंड से सर्च करके देखना ताकि चीजें और क्लियर हो, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और कंफ्यूजिंग हो सकता है, एक बार में ना समझ में आए। आप दोबारा इस वीडियो को देखना ताकि आपको समझ में आए चीजें अच्छे से। तो thank you so much for today's sessions. Hope you have enjoyed. Stay connected with the Net Wala Bhaiya. We will meet soon in the next sessions. तब तक के लिए thank you so much and good luck for your exam.